सुप्रभात। आज से मैं अपने चैनल पर एक नया सेगमेंट शुरू कर रही हूँ। इसमें मैं पंचतंत्र की कथाएं आपको सुनाऊंगी। पर डे एक कथा होगी और ये कथा सुनने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पंचतंत्र एक नीति शास्त्र है। नीति शास्त्र मैंने इसलिए बोला कि इसमें नीति से संबंधित कहानियां हैं। ये पहली ऐसी पुस्तक है जिसमें सारी की सारी कहानियां नीति से संबंधित हैं। इसके लेखक का नाम विष्णु शर्मा है। इन्होंने जब इस पंचतंत्र को कंप्लीट किया था तब उनकी अवस्था लगभग 80 वर्ष थी और पंचतंत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्योंकि मैं संस्कृत और हिंदी पढ़ाती हूँ इसीलिए मैं आपको पंचतंत्र के बारे में बताना चाहती हूँ और उसको बताने के लिए मुझे उसकी स्टोरी सुनानी पड़ेगी। इसकी सारी स्टोरियाँ जितनी भी हम पढ़ेंगे वो सभी पशु पक्षियों पर आधारित हैं। पशु पक्षियों के माध्यम से आचार्य विष्णु शर्मा ने एक नैतिक उद्देश्य जो प्राप्त उन्होंने करना चाहा था वो किया है और हमें भी उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रेरित किया है। तो आज से हम इस सेगमेंट को शुरू करते हैं। मेरी पहली जो कथा है उसका नाम है धूर्त मित्र। दक्षिण भारत में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में वर्धमान नाम का एक व्यापारी था। वर्धमान के पिता उसके लिए बहुत सारा धन और अच्छा कारोबार छोड़ गए थे, लेकिन वर्धमान के मन में एक लालसा थी कि वह किसी न किसी तरह से अमीर आदमी बन जाए। इतना अमीर कि वह हर तरफ उसके ही नाम के चर्चे हों। यही सोचकर हमेशा उसका दिमाग में घूमती रहती थी। यही सोच उसके दिमाग में हमेशा घूमती रहती थी। वह बड़ा आदमी बनना चाहता था। कैसे जल्द से जल्द धनवान बनूं। धनवान बनने के लिए कौन कौन से तरीके हैं? राजा की नौकरी, खेतीबाड़ी, विद्या, ब्याज, व्यापार और भिक्षा। उसके सामने यही 6 रास्ते थे। अमीर बनने के लिए उसने 6 रास्तों में से किसी एक को चुनना था। अमीर बनना ही उसकी एकमात्र इच्छा थी। वह रातों को बिस्तर पर लेटकर यही सोचता रहता कि इन 6 रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनूं। सरकारी नौकरी में तो दिन रात अफसरों की चापलूसी करनी पड़ेगी और उनकी डांट भी सहनी पड़ेगी। फिर भी क्या भरोसा कि वह कब तक अमीर बन सके। खेतीबाड़ी करना और पढ़ना लिखना उसकी बस की बात नहीं थी। ब्याज पर पैसा देकर पैसा कमाने में हमेशा आदमी घर पर पड़ा सुस्त हो जाता है। उसकी रकम डूबने का खतरा भी रहता है। अंत में एक ही रास्ता रह जाता है, व्यापार, केवल व्यापार। अंत में वर्धमान ने व्यापार करने का निर्णय कर लिया। उसने अपने प्रमुख साथियों को इकट्ठा करके अपनी योजना को विस्तार पूर्वक बताया और उन सब ने यह निर्णय लिया कि इस छोटे कस्बे में हम किसानों से सस्ता अनाज और लकड़ियां आदि खरीदकर बड़े शहर में ले जाकर महंगे दामों में बेचेंगे। इस तरह हम जल्दी ही धनवान बन जाएंगे। वर्धमान भी इस निर्णय में सहमत हो गया। क्योंकि वर्धमान गांव का धनवान व्यक्ति था, उसके सहमत होते ही सभी साथी खुश हो गए और जल्द से जल्द सारी तैयारियां पूरी हो गईं। एक मजबूत सी बैलगाड़ी खरीदी गई और जिसमें आसपास के गांव के लोग सस्ते दामों पर अनाज आदि बेच देते और वो उसमें भरकर बेचने के लिए निकल जाते। उसने उसको चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए 2 बैल भी खरीद लिए। इस प्रकार वर्धमान सेठ अपने साथियों के साथ उस माल से भरी बैलगाड़ी को लेकर शहर की ओर चल पड़ा। बैलगाड़ी का बोझ कुछ अधिक लाद दिया गया। इसी वजह से घने जंगल में जाकर एक बैल बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी एक टांग टूट गई। इसीलिए वर्धमान ने उसके साथी काफी चिंतित हो गए। क्या करें? चिंता के मारे उनका बुरा हाल होने लगा।
एक ओर तो घने जंगल में जंगली जानवरों का डर, दूसरी ओर लुटेरों का आतंक। बहुत देर सोचने के बाद वर्धमान अपने साथियों को बैल की देखभाल के लिए छोड़कर बाकी साथियों को अपने साथ ले शहर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा कि अक्लमंद इंसान वह है जो थोड़े के लिए अधिक नुकसान ना होने दे, लेकिन वर्धमान के साथी शायद उससे कहीं ज़्यादा चालाक थे। अपने सेठ के जाने के कुछ घंटे बाद ही वे स्वयं भी वहां से चले गए। वर्धमान के पास पहुंचकर उन्होंने झूठ बोलते हुए बताया कि वह बैल तो मर गया। उधर जख्मी बैल होश में आने के बाद जैसे तैसे उठा और लंगड़ाता हुआ ही भोजन की खोज में करने लगा। जंगल में भला भोजन की क्या कमी? जंगल में हरी भरी घास और ताजा हवा खाकर वह बैल दिन ब दिन ठीक होता गया और जंगल में दिन भर हरी घास चरता और रात में नदी किनारे जाकर सो जाता। इस प्रकार वह कुछ ही दिनों में मोटा ताजा होकर सांड जैसा हो गया। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह बैल नहीं, वास्तव में इस जंगल का राजा हो। एक दिन पिंगलक नामक शेर जंगली जानवरों के साथ पानी पीने के लिए उस नदी के पास आया तो वर्धमान के सांड बन गए बैल ने जोर से हुंकार भरी, जिससे सारा जंगल थर्रा उठा। पिंगलक सिंह ने इतनी भयानक आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। वह घबराया हुआ नदी के पास से बिना पानी पिए ही भाग खड़ा हुआ। उसके पीछे पीछे जानवर भी भाग खड़े हुए। वे सारे जानवर जंगल में एक स्थान पर छुपकर बैठ गए। उसी समय जंगल में उस सिंह के भूतपूर्व मंत्री दो सियार पुत्र करटक और दमनक रहते थे। जिनको पिंगलक ने अपने पद से हटा दिया था, लेकिन फिर भी वे अपने राजा का पूरा सम्मान करते थे। जैसे ही उन्होंने सिंह को नदी किनारे से प्यासा लौटते देखा तो दमनक बोला, भाई करटक, हमारा राजा नदी के किनारे से प्यासा लौट आया है। बेचारा बड़ा डरा हुआ है। जंगल का राजा होकर वह पानी भी नहीं पी सका। करटक बोला, भाई दमनक, हमें भला इन बातों से क्या लेना देना है? बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो भी बिना मतलब दूसरों के काम में अपनी टांग अड़ाता है वह बेमौत मरता है। जैसे एक कील उड़ाने वाले बंदर की कहानी तुमने सुनी होगी। नहीं भैया, मैंने तो उसकी कहानी नहीं सुनी। तो आज सुन लो, मैं तुम्हें उस बंदर की कहानी सुनाता हूँ जो दूसरों के काम में बिना मतलब अपनी टांग अड़ाता था। सुनो। ये कहानी मैं आपको अगली क्लास में सुनाऊंगी। ओके, बाय, टेक केयर।